प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग फीमेल इनफर्टिलिटी पार्ट 5 देखेंगे। और मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से ये बताना चाहता हूं कि मेरा जो भी ये लेक्चर होता है केवल और केवल डॉक्टर लोगों के लिए रहता है। बाकी लोग ये चीजों का प्रयोग ना करें। जो लोग डॉक्टर हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं, उनके लिए ही मेरा ये लेक्चर है। अभी मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है, प्लेटफॉर्म बन रहा है, इसलिए मुझे अपने टाइमलाइन पे ये बताना पड़ रहा है। वहां पे जैसे ही फॉलोअर्स हो जाएंगे मैं ये सारे लेक्चर्स वहां पे शिफ्ट कर दूंगा। और YouTube में भी मेरे जब फॉलोअर्स हो जाएंगे, सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तो मैं YouTube में ये लाइव करूंगा। लेकिन मेरा ये लेक्चर डॉक्टर लोग के लिए ही है। तो अगर हम लोग फीमेल इनफर्टिलिटी देखते हैं तो कुछ होता है, एनाटॉमिकली भी हमें सोचना है उस परिप्रेक्ष्य में कि ओवेरियन फैक्टर्स की वजह से इनफर्टिलिटी होती है। इसी तरह से यूट्राइन फैक्टर्स के वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है। सर्वाइकल फैक्टर्स के वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है। वजाइनल फैक्टर्स के वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है। और सिस्टमिक फैक्टर्स के वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है। लेकिन आयुर्वेद में ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज, ये चार फैक्टर बताए हैं। उस हिसाब से हम लोग चिकित्सा देखते हैं। अब मैं कुछ एनाटॉमिकली कुछ डिफेक्ट होते हैं और उस पे क्या चिकित्सा दिया जाए, कुछ अनुभविक योग मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये आप लोग नोट डाउन करिए, इसको बार बार सुनिए और अपने पेशेंट को प्रयोग करिए। तो आपके पेशेंट में 100% रिजल्ट आने वाला है। तो यूनिलैटरल ट्यूबल ब्लॉक रहा, फेलोपियन ट्यूबल ब्लॉक रहा, तो क्या करना है कि यूनिलैटरल है, एक साइड है, अगर बायलैटरल नहीं है, एक साइड है, तो अगर लेफ्ट साइड है तो ऑपोजिट साइड के कान में कॉटन डालना है। कॉटन स्वैब जब रखते हैं ऑपोजिट ईयर में, तो इसका प्रभाव ये पड़ता है क्योंकि वहां पर भी आकाश है, आकाश महाभूत है, और हमने आकाश को यहाँ पे कुछ रखा, तो उसकी वजह से वहां का आकाश खुल जाता है। ये जो है ना, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, वो सिद्धांत के हिसाब से हाँ, ये भी आकाश तत्व है। कान भी है, वो आकाश तत्व है क्योंकि शब्द का ग्रहण होता है। तो अगर राइट साइड में ट्यूबल ब्लॉक है तो लेफ्ट साइड के कान में हमें कॉटन स्वैब रखना है। तो इसको अगर 3 महीना रखेंगे तो वो अपने आप खुल जाता है। ऐसा अनुभव होता है। दूसरा है कि ओवुलेशन अगर करना है तो ओवुलेशन या तो डिलेड ओवुलेशन है, या फिर ओवुलेशन टाइम पे मतलब जो प्रॉपर होना चाहिए उतना हो नहीं रहे, तो आद्रक सिद्ध घृत का या आद्रक स्वरस का नस से देना है। तो उससे 100% ओवुलेशन होता है और एग रप्चर होके वो जाता है, फेलोपियन ट्यूब में ट्रेवल करता है। तो ओवुलेशन होना और एग रप्चर होना, इसलिए अदरक सिद्ध घृत बना के या अदरक सिद्ध जो स्वरस है उसको घृत में मिक्स करके कैसे भी आपको नस से देना है, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कल्याणक घृत नाम का एक घृत है, उसको अगर हम नस्य में देते हैं और हम पीने के लिए देते हैं, या महाकल्याणक घृत देते हैं, तो जो इनफर्टिलिटी स्ट्रेस की वजह से है, जहां पे मनोअवसाद है, विषाद है, माइंड डिप्रेस्ड है, या फिर बार बार एबॉर्शन हो रहा है, इनफर्टिलिटी है, बहुत सालों से बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो वहां पे स्ट्रेस फैक्टर जहां पे रहता है, वहां पे कल्याणक घृत का नस्य और इंटरनल इंटेक के लिए जब देते हैं तो उसका 100% रिजल्ट आता है। इसी तरह से अगर इनफर्टिलिटी है तो हम जब पुंसवन कर्म करते हैं, तो पुंसवन कर्म ऐसा एडवर्टाइज किया जाता है कि बेटा होने के लिए है। लेकिन हम लोग इसका मतलब इनफर्टिलिटी में किस तरह से यूज कर सकते हैं कि पुंसवन कर्म जब हम करते हैं पुष्य नक्षत्र में, तो यह पित्त को कम करता है। जो भी द्रव्य यूज किया जाता है, जैसे वट श्रृंग का दूध में शिरपा करके, या लक्ष्मणा सिद्ध घृत का, या लक्ष्मणा सिद्ध दूध का, या सोने का मूर्ति बना के बालक का दूध में डाल के डिप करके और उसका नस से दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, पित्त प्रकृति वालों का पित्त शमन होता है और शीतलता आती है। और उसी तरह से कोई भी वातनाशक तेल है, जैसे कि शीर बला तेल है, शुद्ध बला तेल है, चंदन बला लाक्षादी तेल है, धानवंतर तेल है, इसका योनि पिचू रखते हैं, तो ये गर्भाशय को बल देता है। गर्भाशय को बल केवल पिचू से हो जाता है। अभी वहां पे एक डॉक्टर प्रीति जुकारिया मैडम है, उन्होंने अपने पेशेंट को उनको ये शुष्का योनि व्यापत था, उन्होंने पिचू रखना शुरू किया और कुछ दिन के बाद उनके मेंसेस रेगुलर हो गए हैं। मतलब पिचू का कितना ज्यादा महत्व है वो वहां पे, क्योंकि पिचू सर्विक्स में रखा जाता है, वजाइना के थ्रू रखा जाता है, वो एब्जॉर्ब होता है। और जो ड्राइनेस है, ड्राइनेस हुआ है तो वेग विधारण की वजह से होता है।
और उसकी वजह से मेंसेस आर्तव जनन हो नहीं पाता है। तो योनि पिच्चू रखने से गर्भाशय को बल मिलता है, स्नेहन होता है, और वहां की रक्त वाहिनियों को एक जान मिलती है, वो जो सूख गई हैं, और वहां पे जब ब्लड सर्कुलेशन होगा, स्नेहन होगा, तो मेंसेस रेगुलर हो जाता है। तो इसका हमेशा ध्यान में रखिए। इसी तरह से हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनको वंध्यत्व है, मतलब इनफर्टिलिटी है और पांडु रोग है, तो उसमें दाढ़ी मादी घृत देने के लिए बोला है। और आप चरक संहिता में पांडु रोगाधिकार पढ़ेंगे, पांडु चिकित्सा पढ़ेंगे, तो उसमें दाढ़ी मादी घृत बोला है, और वहां पे बोला है कि वंध्या भी पुत्र को जन्म देती है। मतलब दाढ़ी मादी घृत को वंध्यत्व, और जहां पे पांडुता है, रस क्षय है, रक्त क्षय है, और एनीमिक कंडीशन है, वहां पे देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कभी कभी वंध्यत्व होता है और वहां पे कुष्ठ व्याधि होती है, स्किन की बीमारियां रहती हैं, जैसे सोरियासिस रहा, या स्किन की जो भी, जो हमारे इसमें बोला है, क्षुद्र कुष्ठ हो गया, पामा हो गया, एक कुष्ठ हो गया, किटिप कुष्ठ हो गया, कापाल कुष्ठ हो गया, औदुंबर कुष्ठ हो गया, मंडल कुष्ठ हो गया, पुंडरीक कुष्ठ हो गया, सिद्ध कुष्ठ हो गया, वो है। लेकिन इसमें हम कॉमन एक दवाई दे देंगे, तो तिक्तक घृत या महातिक्तक घृत या पंच तिक्त घृत, ये जब देंगे तो वंध्यत्व भी ठीक होता है, क्योंकि कुष्ठ का व्याप्ति कहीं ना कहीं गर्भाशय तक चला गया है, और उसके वजह से वंध्यत्व आया है। त्वचा रक्त मांस लसिका, त्वचा रक्त मांस लसिका ये सब जगह व्याप्त है। अंदर की जो त्वचा है वो भी है, तो क्योंकि कुष्ठ में बोला है कि 7 दुष्ट होते हैं, वात पित्त कफ 3 दोष, और त्वचा रक्त मांस लसिका इनकी दुष्टि होती है। तो वो व्याप्ति कुष्ठ है ना, ऊपर स्किन में तो है ही, लेकिन वो अंदर ही अंदर चला गया है, और वो गर्भाशय के कलाओं को भी खराब कर रहा है। इसीलिए वहां पे जो शुक्रधरा कला है उसको भी वो खराब कर रहा है। तो इसीलिए अगर हमने यहाँ पे तिक्त घृत या महातिक्त घृत का सेवन कराया, तो जो कुष्ठ जन्य वंध्यत्व है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से कभी कभी इनफर्टिलिटी जो रहता है वह वातरक्त से रिलेटेड रहता है, तो वातरक्त की चिकित्सा वहां पे करें। जैसे कि चरक संहिता में बताया है कि बोधिसत्व का बोधिसत्व वृक्ष जो है, मतलब पीपल का जो वृक्ष है उसका पंचांग का काढ़ा देना है, या गुडुचि का जो भी योग है, संशमनी वटी है, कैशोर गुगुल है, गुडुचि सत्व है, गुडुचि का प्रयोग करें, और तिक्तक क्षीर बस्ती, सारा वात्रक की चिकित्सा करें, तो इनफर्टिलिटी ठीक हो जाती है। लेकिन हमको डायग्नोसिस करते हुए आना चाहिए कि वहां पे वातरक्त भी है क्या, गाउटी अरेथ्राइटिस और इनफर्टिलिटी दोनों कॉमन है क्या, वह भी कारण हो सकता है। इसी तरह से स्त्रियों को जो भी रसायन अगर हम लोग देखें, तो त्रिवंग भस्म बहुत ही अच्छा द्रव्य है, जिसको हम 125 mgm एक रत्ती की मात्रा में या एक गुंजा की मात्रा में सुबह शाम अगर 3 महीना तक कंटिन्यू चलाएं, तो यह रसायन रहता है। तो इससे क्या होता है, त्रिवंग भस्म शुक्रधरा कला को अच्छा करता है, और शुक्रधरा कला जो है, जहां पर भी एंडोमेट्रियम लाइनिंग डैमेज हो रहा है, या एंडोमेट्रियम जो ये थिकनेस है बहुत कम है, वहां पर भी शुक्रधरा कला अच्छी होगी, तो आर्तव भी अच्छे से उत्पन्न होगा। जहां पे मतलब शुक्र अच्छा रीजनरेट नहीं कर रहा है, या कभी कभी क्या होता है कि फेलोपियन ट्यूब में हॉरिजॉन्टल जो फाइबर्स होते हैं या वर्टिकल फाइबर्स होते हैं, या वहां पे जो सीलिया रहता है जो एग को आगे ले जा रहा है, वो डैमेज हो गया रहता है, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं राज्यक्षमा की हिस्ट्री मिलती है। वहां पे शुक्रधरा कला अच्छी चाहिए। तो शुक्रधरा कला को अच्छा करने के लिए आप हर पेशेंट को त्रिवंग भस्म अगर देंगे, जहां पे टीबी के वजह से इनफर्टिलिटी है, तो यह बहुत ही अच्छा काम करता है। इसी तरह से ट्यूबल ब्लॉक है, फ्लूइड फिल्ड ट्यूब्स हैं, दो कंडीशन रहता है, ट्यूबल ब्लॉक है और यहाँ पे, या फिर वहां पे फ्लूइड है, कुछ द्रव है। तो वहां पे हम, जहां पे हमें लेखन करना है, वहां पे हमें क्षार तेल की उत्तर बस्ती देना है। जहां पे एडेशंस है, वहां पे क्षार तेल की बस्ती देने से ही वो खुलेगा। लेकिन अगर राज्यक्षमा की हिस्ट्री है, वहां पे क्षयात्मक संप्राप्ति है, मतलब हमें कहीं ना अपतर्पण करना पड़ता है, कहीं पे संतर्पण करना पड़ता है। तो जहां पे राज्यक्षमा की हिस्ट्री है, वहां पे शीर षटपल घृत का या फल घृत का हमें उत्तर बस्ती देने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से अगर ट्यूबल ब्लॉक है और उसको खोलना है, तो एक ऐसा है कि बिल्व और बेर का बीज जो रहता है, बेल का फल का जो बीज है, और बेर जो होता है, बेर बोर, उसका बीज का पीस के चूर्ण का पेट पे लेप लगाना है, तो यह ट्यूबल ब्लॉक को खोल देता है। इसी तरह से पत्र पोटली स्वेद जो है, वो अगर पूरे पेट में किया जाए, तो वह भी ट्यूबल ब्लॉक को खोल देता है, जहां पे एडेशंस है, मतलब कोई ना कहीं कुछ गांठी जैसी है जो ट्यूब को ब्लॉक कर रही है। तो वहां पे पत्र पोटली स्वेद में क्या करना है, तो निर्गुंडी का पत्ता, एरंड का पत्ता,
अर्क का पत्ता, फिर इमली का पत्ता, और फिर करंज का पत्ता, और एक और रह रहा है। ऐसे 6 चीजें रहती हैं, उनको सरसों के तेल में निर्गुंडी हो गया, अर्क हो गया, एरंड हो गया, इमली शिगरू, शिगरू का पत्ता, इसको छोटे छोटे पीसेस में करना है, सरसों का तेल को गरम करके, और ये पत्तों को अध पका ऐसे फ्राई करना है, पूरा जलाना नहीं है, अध पका ही रहना चाहिए। और उसके बाद में उसको लेके और कपड़े में पोटली बना के और उसको वहां पे सेकना है। पहले हाथ में चेक करना है कि ज्यादा गर्म नहीं हो, स्किन जलना नहीं चाहिए, और उसको उस तरह से बांध के और पत्र पोटली स्वेद करना है। उसके बाद में निचोड़ के उसका जो तेल और सरसों का तेल और जो स्वरस आएगा उसको मतलब ऐसे मिक्स करके और पूरा पेट में अभ्यंग करना है। और उसके बाद में जो वो पत्ता रहेगा, रेसिड्यू जो रहेगा, पूरा जला हुआ नहीं है, वो पत्ता में जान रहती है, मतलब वो आधा पका ही है, उसको पेट पे डाल के और रखना है, बांध देना है किसी चीज से, पॉलिथीन डाल के फिर किसी चीज से बांध दे। उसकी उष्मा रात भर मिलेगी ना, तो ऐसा 7 दिन में जो एडिशंस वगैरह है वो डिजोल्व हो जाता है। या फाइब्रॉइड्स है, पीसीओडी है, उसमें भी ये पत्र पोटली स्वेद से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से जहां पर राजयक्ष्मा की हिस्ट्री है और ट्यूबल ब्लॉक है, तो वहां पे दूध पिलाना है हमें, शतावरी सिद्ध घृत का दें या नॉर्मल घी, घी के साथ दूध दें। तो दूध जो है सद्य शुक्रकर्म पया और बृहण भी है, करता है, जीवन कार्य भी करता है, तो दूध पिलाना बहुत जरूरी है। तो उससे राजयक्ष्मा जन्य ट्यूबल ब्लॉक में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से बातजा योनि व्यापत जो है, बातला योनि व्यापत की सारी जो चिकित्सा बताई है चरक संहिता में, वो अप्लाई करना है, तो ट्यूबल ब्लॉक पूरी तरह से ठीक होता है। इसी तरह से अगर स्किन डिजीज है और ट्यूबल ब्लॉक है, तो वहां पे हरिद्रादि तेल करके आता है, हल्दी से बनाया हुआ तेल, वह स्किन डिजीज, क्योंकि हल्दी जो है वो कुष्ठग्न भी है, वर्ण भी है, रक्त का प्रसारण, रक्त का जो सर्कुलेशन है उसको अच्छा करती है, इसलिए हरिद्रादि तेल जो है मार्केट में मिलता है। हरिद्रादि गण का जो वाग्भट सूत्र स्थान 15वां चैप्टर में हरिद्रादि गण है, उससे बनाया हुआ जो तेल है, उसका अगर हम लोगों ने इंटरनल बस्ती में, नस्से में हर तरह से प्रयोग किया, तो यह भी ट्यूबल ब्लॉक को ठीक कर देता है। जहां पे ट्यूबल ब्लॉक और स्किन डिजीज है, ऐसे अगर हम लोग करेंगे तो वो गामित्व मिलता है, और वो डायरेक्ट वहां के स्किन को या अंदर के जो लेयर्स है, ट्यूब के अंदर भी लेयर्स रहते हैं, वॉल्स रहते हैं, उसको भी वहां पर भी कुष्ठ हुआ रहता है, उसको भी वो ठीक कर देता है। इतना सूक्ष्माति सूक्ष्म अगर विचार किया जाए तो इनफर्टिलिटी केसेस बहुत अच्छे से ठीक हो जाती है। ट्यूबल ब्लॉक अगर रहे और ट्यूब का अच्छे से ग्रोथ नहीं हुआ है, तो वहां पे पुष्प धनवा रस जो है वह अगर दें, तो ट्यूबल ब्लॉक में वो बहुत ही अच्छा फायदा करता है। ट्यूब का जो मतलब जो अपना ये रहता है, मतलब स्ट्रेंथ रहता है, उसको बढ़ा देता है, यहाँ जहां पे क्षय हुआ है उसको भी वो अच्छा कर देता है। तो पुष्प धनवा रस देने से बहुत ही अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से वहां पे उत्तर बस्ती देना है, तो अलग अलग चीजों का हम लोग उत्तर बस्ती देते हैं। तो उत्तर बस्ती में हम लोग 3 सीसी से 5 सीसी तक, मतलब 3 ml से 5 ml तक हम लोग उत्तर बस्ती देते हैं। और यह जो रहता है मेंसेस जब बंद हो गया है, जो इंटरनल लॉस खुला हुआ है, तब उसके बाद 3 दिन तक दिया जाता है। यह भी आप लोग एक्सपर्ट के गाइडेंस में सीखिए कि किस तरह से उत्तर बस्ती देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एयर एम्बोलिज्म हो रहा है, ऑयल एम्बोलिज्म हो रहा है और वह जाके हार्ट में जाके और अटैक ला रहा है, क्योंकि मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहां पे लोगों को मालूम नहीं था और उत्तर बस्ती दिया गया और पेशेंट का अटैक से ऑन द टेबल डेथ हो गया। एयर एम्बोलिज्म नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा टेक्निक जो है उत्तर बस्ती का, अच्छे से सीख के फिर दिया जाए। अभी मेरे को तो सिखाया गया है तो मुझे मालूम है, लेकिन कुछ चीजें प्रैक्टिकली होती है, हम यहाँ ऑनलाइन कितना भी बोले, लेकिन जब तक आप अपने हाथ से नहीं करेंगे आप लोग नहीं सीख पाएंगे। तो वो एक्सपर्ट के गाइडेंस में आप लोग को उत्तर बस्ती सीखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि ट्यूब जो है एक साइड का रिमूव किया रहता है, कभी कभी टीबी हुआ रहता है, जॉन्डिस हुआ रहता है प्रेगनेंसी में, एमटीपी हुआ रहता है, मतलब मेडिकल टर्मिनोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब अबॉर्ट किया जाता है, कोई बीमारी है बच्चे का और उसको अबॉर्ट किया जाता है कानूनी सब सलाह लेके। तब इसमें क्या होता है कि आईवीएफ कराया जाता है, या कभी बायलैटरल ट्यूबल ये है रिमूव किया गया, ट्यूब को रिमूव कर गया और आईवीएफ के लिए पेशेंट जा रहे हैं, तो वो हमारे पास आते हैं कि आप कुछ आयुर्वेद का चिकित्सा दीजिए कि हम आईवीएफ कराएं, आर्टिफिशियली वो एग लेके और सीमेन लेके, शुक्राणु लेके, और उसको आर्टिफिशियली टेस्ट ट्यूब में करके और फिर गर्भाशय में छोड़ा जाएगा। तो आप क्या दवाई देंगे? तो हमें आयुर्वेद के हिसाब से
पांडु रोग चिकित्सा में कॉटेजादि शिलाजतु करके एक औषधि है जो मिलता है, मार्केट में मिलता है। कॉटेजादि शिलाजतु को द्राक्षा का सिरप के साथ या द्राक्षा का फ्रेश जूस के साथ सुबह शाम दे, या मनुका के साथ दे। इसी तरह से योगराज, जो चरक संहिता में पांडु चिकित्सा में योगराज बताया, जिसको हम ताप्यादि लौ बोलते हैं, वह पेशेंट को खाने के लिए देना चाहिए। इसी तरह से रक्तवर्धक जो भी चीजें हैं वह देना चाहिए घी और मधु के साथ विषम मात्रा में। इसी तरह से शतावरी, जिसको हम नारायणी भी बोलते हैं, शंख भस्म और गुड़ची सत्व, ये जो है हमारे सर का फॉर्मूला है, रजत फॉर्मूला, ये हम जब देते हैं और उसके बाद जब आईवीएफ कराते हैं तो सक्सेस रेट जो है वो 99.9% बढ़ जाता है। आईवीएफ फेल नहीं होता है, क्योंकि ये सेवन करा दिया जाए 3 महीना तक तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है वो अच्छी हो जाती है, स्ट्रांग हो जाता है। जो ऋतु क्षेत्र अंबु बीजानम जब बोलते हैं तो क्षेत्र को बल प्राप्त हो जाता है, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो जब आईवीएफ करके वो जब अंदर डालेंगे जाइगोट को तो वह डेवलप अच्छे से करेगा। इसलिए कॉटेजादि शिलाजतु द्राक्षा के सिरप के साथ ताप्यादि लौ दें। रक्तवर्धक जो औषधियां हैं मधु और घी के साथ दें। अब रक्तवर्धक में आप दाड़िम दे सकते हैं, द्राक्षा दे सकते हैं, लौ भस्म दे सकते हैं, या फिर स्वर्ण माक्षिक भस्म देते हैं जो मतलब रक्त को बढ़ाए, ऐसे बहुत सारे योग हैं वो दे सकते हैं। और शतावरी, शंख और गुडुचि सत्व, इसका अगर प्रयोग किया जाए, हमारे सर के फॉर्मूला बुक में देखिए रजत फॉर्मूला बताया, उसमें शतावरी, नारायणी, शंख और गुडुचि सत्व बोला है। यह देने से ब्रीहण होता है, गर्भाशय का क्षेत्र जो है वो अच्छा होता है। वहां पे पृथ्वी तत्व जो है, जो गर्भ जनन करने का तत्व है, वो ज्यादा अच्छा होता है, फर्टाइल हो जाता है गर्भाशय। तो वो देख के अगर कराएं तो आईवीएफ सक्सेसफुल होने का चांसेस 99.99% हो जाता है। ये अंजलि मैडम बोल रही है कि आई डोंट हैव सर बुक, ये आपको दे दिया जाएगा। अभी बीच में मत डिस्टर्ब करिए, अभी मैं जो रिदम में बोल रहा हूँ ना, बाद में आप बोलिएगा। इसी तरह से हस्बैंड को वृश्य योग देना चाहिए, वो अभी हमारे सर के फॉर्मूला बुक में है, वृश्य योग, वो हस्बैंड को देना चाहिए। और ये लेडी पेशेंट को भी देना चाहिए। तो शुक्र धरा कला अच्छी होगी तो दोनों को फायदा होगा, और इससे आईवीएफ भी बहुत अच्छे से सक्सेसफुल होने का चांसेस बढ़ता है। इसी तरह से उदुम्बर पत्र का भोजन देना चाहिए। अगर पीसीओडी है या गर्भाशय के और भी बीमारियां हैं जहां पे एग बन नहीं रहे हैं, एग जो है वो मैच्योर फॉलिकल्स बन नहीं रहे हैं, तो आपने उदुम्बर या जो गुलर का वृक्ष होता है, महाराष्ट्र में दत्त भगवान का पूजा किया जाता है पेड़ के पास, क्योंकि उनकी उत्पत्ति जो हुई थी दत्तात्रेय भगवान की, दत्त भगवान की, ब्रह्मा विष्णु महेश अनुसुईया माता के आशीर्वाद से हुआ था। तो एक कहानी है, वो आप लोग को मालूम है कि ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी परीक्षा लेने गए थे उनके सतीत्व का। तो उन्होंने उनको बच्चा बना दिया और उन्होंने कहा कि आप बिना कपड़े पहन के हमें खाना खिलाएं। तो उन्होंने उनको अपने सतीत्व के प्रभाव से बच्चा बना दिया और उनको स्तनपान कराया। तो फिर वो देवता लोग इतने प्रसन्न हो गए और उनको एक अपने शक्ति से दत्त भगवान दिया। तो ये जो दत्त भगवान हुए वो उदुम्बर के पेड़ के पास हुए, इसलिए उसको पवित्र माना जाता है। और उदुम्बर का जो वृक्ष है उसमें आप देखेंगे तो बहुत सारे फल आते हैं। तो वो उदुम्बर जो है इतना श्रेष्ठ दवाई है इनफर्टिलिटी के लिए, उससे ओवुलेशन अच्छा होता है, फॉलिकल्स का मैचुरेशन जो है ग्राफियन फॉलिकल से आगे आगे वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, एग रप्चर भी होता है। इसलिए उदुम्बर के पत्ते का आप पत्तल बना के और उसमें खाना खिलाएं, या फिर उदुम्बर के जो छाल है उसका क्वाथ कप दें, या उदुम्बर फल खाने के लिए दें। वो अलग अलग सीजन में आता है, जो सीजन रहता है उसी में वो फल आता है, उसमें अगर वो दिया जाए तो पीसीओडी भी ठीक होता है, और ओवुलेटरी जो ओवुलेशन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। इसी तरह से 5 जो पॉइंट्स है वो वंध्यत्व को ध्यान में रखना है कि रज प्रवृत्ति कैसी है, मेंसेस किस तरह का आ रहा है, उसको हमें ध्यान में देखना चाहिए। इसी तरह से योनि व्यापत कौन सा है, 20 प्रकार के योनि व्यापत चरक में बताए हैं, वाग्भट में बताए हैं, सुश्रुत में बताए हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, उसको योनि व्यापत को देखना है। उसी तरह से श्वेत प्रदर है क्या या रक्त प्रदर है क्या वो देखना चाहिए। इसी तरह से अन्य जो बीमारियां हुई हैं, जैसे पहले कभी मीजल्स हुआ है, या कभी चिकन पॉक्स हुआ है, कभी मलेरिया हुआ है क्या, टाइफाइड हुआ है क्या, चिकनगुनिया डेंगू हो के गया है क्या, या वैक्सीनेशन हुआ है क्या, वैक्सीनेशन का भी गर्भाशय पे प्रभाव पड़ता है। तो पहले क्या चीजें हुई हैं, टीबी हुआ है क्या, या फिर
लिम्फोडेनोपैथी हुआ है क्या, बहुत सारी बीमारियां जो रहती है। मैं वो केस पेपर का जो फॉर्मेट है उसमें आपने देखा होगा बहुत सारी बीमारियां लिखी रहती है कि हिस्ट्री में पहले ये होके गया क्या। तो उन रोगों का गर्भाशय पे क्या प्रभाव पड़ा है। अगर मीजल्स चिकन पॉक्स वगैरह हुआ है तो बॉडी में हीट बढ़नी रहती है, वहां पे अगध द्रव्य और पित्त शामक द्रव्य देना पड़ता है और विरेचन करा के तब चिकित्सा देना पड़ता है। तो वो देखना है। और कुछ कुछ कारण जो है इनफर्टिलिटी या वंध्यत्व का कारण होता है दैव, जो हमारा प्रारब्ध होता है उसके वजह से डिले होता है। तो हम सब चिकित्सा दे रहे हैं लेकिन तब भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो उसमें दैव रहता है, तो उसमें दैव व्यपाश्रय चिकित्सा प्रेयर्स वगैरह करना पड़ता है, तो वो हमें करने का कोशिश करना चाहिए। सब चीजें सारी चीजें हम सारे पेशेंट का सब चीज ठीक कर देंगे ऐसा हमारे पास नहीं है। लेकिन हमारे सर ये बताते हैं कि 100% अगर पूर्ण कौन है तो ब्रह्म है, ईश्वर 100% पूर्ण है। तो हम लोग उनके बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, क्योंकि हम आत्मा है। जैसे गोल्ड होता है उसके कुछ कुछ पार्टिकल अगर ले तो वो गोल्ड ही होता है। तो हम भी परमात्मा के अंश है। तो हम जो 100% ब्रह्म है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, जब हम बोलते हैं पर ब्रह्म तो हमें 100% जानने का कोशिश करना चाहिए। लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सारे लोगों को ठीक कर देंगे। हमारे भी लिमिटेशन है और दुनिया का भी कुछ नियम है कि अपना प्रारब्ध के हिसाब से सब कुछ सुख या दुख मिलता है, हमें कोशिश करना चाहिए। इसी तरह से एंडोमेट्रियल अगर टीबी है, एंडोमेट्रियम में ट्यूबरकुलोसिस हुआ है और एडेशंस है ट्यूब में, तो हमें पत्र पोटली स्वेद करना है, आम का पाचन करना है, दीपन पाचन अनुलोमन चिकित्सा देनी है। उसके बाद में हमें शालीषष्टिक पिंड स्वेद देना है जहां एंडोमेट्रियम का टीबी हुआ है। ठीक है। तो उससे क्या होता है एडेशन जो होते हैं ना वो सॉफ्ट होने लगते हैं, और पेशेंट को बोल के रखना पड़ता है कि मिनिमम आपको 4 महीने मैक्सिमम 1.5 साल तक टाइम लग सकता है, तभी वो होगा। नहीं तो 1 महीना लेंगी और फिर सोनोग्राफी करेंगे, फायदा नहीं हुआ तो ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है। एडिशन होने में कितने साल लगा, तो ठीक होने के लिए भी टाइम देना है हमें, संप्राप्ति भंग होने के लिए टाइम चाहिए। इसलिए शालीषष्टिक पिंड से पूरे बॉडी में अगर करें, एक बार आप सिखा दीजिए, वो घर पे वो करते रहेंगे तो एडिशन सॉफ्ट होने लगते हैं। फिर विरेचन देना है, और उसमें क्योंकि एडिशंस है कहीं ना कहीं ग्रंथि की उत्पत्ति है, तो वहां पे रक्त और मांसगत जो वायु है उसका नाश होने लगता है। और एडेशंस जो रहते हैं वो विकृति किसके रहते हैं, तो कंडरा स्नायु सिराओं की विकृति से एडेशंस की फॉर्मेशन होता है। तो विरेचन से क्या होता है कि रक्तगत वात कम होने लगता है, क्योंकि रक्त से उत्पन्न कंडरा और सिरा होती हैं। रक्त के मृदु भाग से सिराएं बनती है, रक्त के खर भाग से कंडरा और स्नायु बनता है। और उसमें मेद का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, मेद का उपधातु भी बोला है कंडरा और स्नायु का। तो उसको ठीक करना है तो हमें विरेचन चिकित्सा सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। इसी तरह से मांस से भी उत्पन्न कंडरा और सिरा है ऐसा भी माना जाता है। तो इन सब पे अगर ध्यान दिया जाए तो विरेचन चिकित्सा सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। पेट पर बदर का और बिल्व के जो पत्ते हैं या फिर अंदर का जो मज्जा है उसका पीस के चटनी जैसा बना के कल्क का लेप लगाने से बहुत ही अच्छा एंडोमेट्रियम टीबी और रेडिएशन जो हुआ है ट्यूब में वह पूरी तरह से डिजोल्व हो जाता है। इसी तरह से एरंड तेल के टेम्पुन्स रखना है, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं जहां पे ओवरी जो है वो एट्रोफी हुआ है, एट्रोपिक ओवरीज। तो वो रिपोर्ट लेके आते हैं तो डर लगता है डॉक्टर लोग को कि एट्रोफिक ओवरीज का तो एलोपैथी में बोलते हैं इरिवर्सिबल सेल डेथ है, वहां पे तो कुछ बना ही नहीं सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद में उसका इलाज है। तो हमें एट्रोफिक ओवरीज मतलब ओवरीज का साइज से भी बहुत छोटी हो गई, सूख गई हैं, ऐसे श्रिंक हो गई हैं। ऐसे में क्या करना है कि हमें पाचन देना है। पहले आम पाचन करना है, फिर रस पाचक रक्त पाचक ये दवाइयां देना है, जिससे स्त्रोतोरोध जो है रसव स्त्रोतस का वो आम पचते जाए और वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, रस का सर्कुलेशन बढ़ेगा, रक्त का सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो एट्रोफिक ओवरीज जो है वो नॉर्मल टाइप में आ जाएंगी। जब हमको खाना मिलेगा ना तो ओवरीज अच्छी हो जाएंगी। और वहां पे पत्र पोटली स्वेद देना है, मुस्तादी यापन बस्ती देंगे। मुस्तादी यापन बस्ती से एट्रोफिक ओवरीज जो है वो नॉर्मल साइज में आ सकती हैं। अभी आपके पास जब भी इनफर्टिलिटी के केसेस आए तो आप लोग हमसे बात करिए, हम आपको बताएंगे कि इसमें ये दवाई दे तो ज्यादा फायदा होगा। इसी तरह से ट्यूबल ब्लॉक है तो अगर शार तेल का अगर बस्ती दिया जाए जहां पे टीबी का हिस्ट्री नहीं है, तो शार कासी सादी तेल या शार तेल का दे तो ट्यूबल ब्लॉक खुल जाता है। इसी तरह से अगर साल्फिंजाइटिस हुआ है मतलब ट्यूबल जो है वहां पे इंफ्लेमेशन हुआ है, तो षटपल घृत का अगर उत्तर बस्ती दिया जाए तो वो खुल जाता है। इसी तरह से पूरे बॉडी में
कुष्ठ व्याधि हुआ है, स्किन प्रॉब्लम है, स्किन डिजीज है, और स्त्री स्थूल है, ओबेज हो गई, मोटी हो गई है, स्थूल स्त्री है, और ट्यूबल ब्लॉक है, तो वहां पे हरिद्रादि तेल, हरिद्रा लेखन भी करते हैं और कुष्ठग्न भी है उसका अगर हम लोगों ने उत्तर बस्ती दिया तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कभी कभी क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, फेलोपियन ट्यूब में वो बच्चे का होने लगता है, जैगोट बढ़ने लगता है, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलती है। तो उसको बचाने के लिए, मतलब पूरी जान बचाने के लिए ट्यूब को रिमूव कर दिया जाता है। और कभी कभी लेफ्ट ट्यूब भी ब्लॉक है और यहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी ट्यूबल ब्लॉक हो गया है। तो इसमें क्या करना है कि पेशेंट को बोलना है कि उसको राइट साइड में, मतलब दूसरे साइड में जहां से ट्यूब रिमूव है, तो उस साइड में सोना है उसको। और दूसरा क्या है कि कॉटन, जहां पे ब्लॉक है उसके ऑपोजिट साइड में कान का स्वैब, वो कॉटन स्वैब रखना है, तो उससे ट्यूबल ब्लॉक खुल जाता है। ये बहुत ही अच्छा दवाई है। इसी तरह से कभी टॉर्च पॉजिटिव, रक्त में खराबी की वजह से, इंफेक्शन की वजह से टॉर्च पॉजिटिव पेशेंट आते हैं, तो उसकी सबसे रामबाण दवाई क्या है, तो स्वर्ण राजवंगेश्वर, ये सबसे अच्छी दवाई है। टॉर्च नील वगैरह भी है, उसमें भी स्वर्ण राजवंगेश्वर रहता है। तो स्वर्ण राजवंगेश्वर का आप 125 mgm सुबह शाम दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और उसमें हमें देखना है, एक हमारे सर का फॉर्मूला बुक, पुराना फॉर्मूला बुक में टॉर्च पॉजिटिव का एक फॉर्मूला है, वो मैं आप लोग को दूंगा, अभी वाले फॉर्मूला बुक में नहीं है, वो मैं दूंगा, आप लोग उसका प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से जो भी हम रक्त में वहां पे जो टॉर्च पॉजिटिव है, तो उसकी बायोकेमिस्ट्री है, उसको चेंज करना है। तो हमें उसमें क्या सोचना है, कृमि का भी विचार करना है, रक्तज कृमि, तो वहां पे कृमि की चिकित्सा करना है। वहां पे हमें रज का विचार करना है, स्तन्य का विचार करना है। तो टॉर्च पॉजिटिव जो है उसको हमें शुद्ध करना है, तो उससे बहुत ही अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से ज्वर की चिकित्सा देना है, पांडु की चिकित्सा देना है, रक्तपित्त की चिकित्सा देना है। और क्योंकि क्या होता है कि ज्वर व्याधि रसव स्रोतस की दृष्टि से होता है, पांडु व्याधि रसव और रक्तव स्रोतस की दृष्टि से, रस और रक्त का अवरोधात्मक या क्षयात्मक संप्राप्ति से पांडु होता है। तो ज्वर और पांडु की चिकित्सा देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और उपधातु क्या है, तो रज और स्तन्य, रसास्तन्यम ऐसे बोलते हैं। और रस का भी और रक्त का भी उपधातु क्या बोला है, मत मतांतर है, तो रज बनता है। तो इसमें हमें रस और रक्त पाचक देके और उनको बढ़ाने वाले औषधियां देने चाहिए। इसी तरह से रक्त पित्त है तो रक्त का विचार करना चाहिए। तो रक्त पित्त की चिकित्सा क्या बताइए, ऊर्ध्व रक्त पित्त में विरेचन, अधोग रक्त पित्त में वमन और रक्त मोक्षण। और रक्त पित्त की जो चिकित्सा बताइए, जैसे दुर्वा, दुर्वा का घृत, वासा, कमल और शतावरी, ऐसे जो भी पित्त शामक द्रव्य हैं, तिक्त रसात्मक, मधुर रसात्मक और कषाय रसात्मक, उनका द्रव्य दें तो टॉर्च पॉजिटिव पेशेंट में बहुत अच्छा फायदा होता है, क्योंकि हम रक्त की शुद्धि कर रहे हैं। क्योंकि कृमि भी है ना, वो भी टॉक्सिन्स छोड़ रहे हैं, तो वह भी रक्त की दुष्टि कर रहे हैं, इसलिए वहां पे रक्त पित्त की सारी चिकित्सा करने से सब रक्त का, और विरेचन भी देना है, रक्त मोक्षण भी करना है, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कृमि जो है वह कफ के वजह से, जहां अभिसंधि तत्व का सेवन ज्यादा हो रहा है, जैसे कि दही का सेवन ज्यादा हो रहा है तो कृमि की उत्पत्ति ज्यादा होती है। गुड़ का सेवन ज्यादा हो रहा है, गुड़ भी अभिसंधि है, तो वहां कृमि की उत्पत्ति ज्यादा होती है। तो हमें कभी कभी ऐसे पता चलता है कि वहां पे कफज पांडु है, तो कफज पांडु में हम क्या दवाई देते हैं, तो गोमूत्र हरित की देते हैं, पुनर्नवा मंडूर देते हैं, जो कफज पांडु की सारी चिकित्सा है, वमन देते हैं। तो उस तरह से अगर हम लोग करें तो कफज पांडु की चिकित्सा से भी बहुत अच्छा फायदा हो जाता है, कृमि जन्य संप्राप्ति भंग हो जाती है। इसके लिए पेशेंट का पूरा एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, हेतु निकालिए, संप्राप्ति निकालिए, अंशांश कल्पना से लक्षण निकालिए, तब हमें पता चल जाता है। इसी तरह से केवल वहां पे हमें कफज पांडु का कल्प जो है वो सुबह देना है, पित्तज ज्वर का कल्प है वो दोपहर को देना है, स्वर्ण राजवंगेश्वर शाम को देना है। ये मैं कहा बता रहा हूँ, टॉर्च पॉजिटिव पेशेंट में कफज पांडु के कल्प को सुबह देना है, पित्तज ज्वर का क्वाथ है वो दोपहर में देना है, स्वर्ण राजवंगेश्वर शाम को देना है। और चंपक आदि अगध या चंपक पुष्प का क्वाथ है या पाचक है, अगध द्रव्यों का भी प्रयोग करते हैं हम लोग, चंपक आदि अगध, तो इसका भी बहुत अच्छा फायदा होता है, जिससे टॉर्च पॉजिटिव है वो ठीक हो जाता है। किसी को 6 महीना लगता है, किसी को 3 महीना लगता है, टॉर्च निगेटिव आ जाता है। इतना अच्छा प्रभाव आयुर्वेद की दवाइयों से होता है। कभी कभी क्या होता है कि वहां पे हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, तो पेशेंट जो है ना हिस्ट्री टेकिंग किए बिना रिपोर्ट्स देख के ही ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, मॉडर्न का चिकित्सा। लेकिन आयुर्वेद ऐसा नहीं बोलता है, आयुर्वेद बोलता है कि प्रश्न, स्पर्श,
प्रश्न और दर्शन, ये परीक्षा होना चाहिए। तो जब हम प्रश्न परीक्षा करते हैं तो पूरा केस टेकिंग करना बहुत जरूरी है। मैंने आप लोगों को केस टेकिंग का एक फॉर्मेट दिया है। इस तरह से स्त्री रोगों का जो है केस टेकिंग का फॉर्मेट, वो भी आप मुझे याद दिलाएगा, उसका मैं पीडीएफ दूंगा। तो उसको फॉर्मेट रखिए, जब भी आप गायनेक प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसी तरह से केस टेकिंग करना है, वो मैं आपको दूंगा। इसी तरह से पहले की रिपोर्ट्स क्या है, उससे हमको क्या हिंट मिल रहा है, क्या क्या बीमारी हुआ था, क्या क्या मेडिकेशन चला है, क्या क्या हॉर्मोन्स दिए गए हैं, उससे बॉडी में क्या इफेक्ट हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर किसी को 4-5 बार एबॉर्शन हो गया है, मिस कैरेज हो गया है, और डॉक्टर्स ने डीएनसी कराया, वहां बार बार डायलिटेशन एंड क्यूरेटिंग कराया, तो वहां पे लेखन करने से वात का प्रकोप हो गया, है ना। ये आयुर्वेद मानता है, लेखन से वात का प्रकोप होता है। तो वहां पे हमें वात शामक बस्ती, पिचू, घृतपान, ये सब हमें करना ही पड़ेगा दीपन पाचन करके। तो हमें फिर देखना है कि पांडु पहले हुआ है क्या, मतलब पेशेंट क्रॉनिक एनीमिक पेशेंट है क्या, खून की कमी के उससे ग्रसित है क्या, या जीर्ण ज्वर हुआ है क्या, बहुत दिनों तक बुखार रहा, पुनरावर्तक ज्वर रहा, विषम ज्वर रहा, पहले हो के गया क्या, और वो पैरासिटामोल क्रोसिन वगैरह खा के उसको दबाया गया क्या, वो देखना है। फिर ग्रहणी कला कैसी है, मूर्धबद्धम मूर्धर्वम मल प्रवृत्ति हो रही है क्या, कभी पेट साफ होता है, कभी नहीं होता है, कभी लिक्विड होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, तो ग्रहणी दृष्टि है क्या। इसी तरह से मानस उसका कैसा है, माइंड का स्टेट कैसा है, उसको हमें ध्यान में रखना है। मानस भाव कैसे हैं, ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट, और जैसे सास बहू साजिश में रहता है वैसा विचार आते हैं क्या, उसका इफेक्ट जरूर इनफर्टिलिटी पे आता है। और पुराने व्याधि की पूरी हिस्ट्री लेना है, भले टाइम लगे, पेशेंट एक बार नहीं बताए, दूसरे सिटिंग में, तीसरे सिटिंग में बताए, लेकिन उसका पूरा व्याधि का पूरा केस हमें समझना है कि कैसे कैसे व्याधि हुआ, कैसे कैसे संप्राप्ति हुआ, कैसे कैसे उसको दवाई देके उसको सप्रेस किया गया, उसको ध्यान में रखना है। इसी तरह से गुरु चरित्र नाम का एक पुस्तक है मराठी में, उसमें शताक्ष गुड़ करके बताया है, उसका प्रयोग पुंसवन के रूप में करते हैं पुष्य नक्षत्र में, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसका कंटेंट्स है वो मैं आप लोग को बताऊंगा। इसी तरह से ऐसा देखा जाए तो पुंसवन के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे पुंसवन करना चाहिए ऐसा नहीं, मैं बस नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा बताते हैं कि मोर का जो शुक्र होता है, वो अगर खिलाया जाए, मोर का शुक्र, पिकॉक का जो स्पर्म है, सीमेन, वो खिलाया जाए तो वह मेल चाइल्ड करने के लिए ज्यादा एनहांस करता है। इसी तरह से अगर हम लोग उसका जो मयूर पंख रहता है, उसका प्रयोग किया जाए तो वह वायु प्रधान रहता है, पंख हिलाता है ना, तो वायु प्रधान तत्व रहता है, तो वो योग वाही है, उसके साथ दें। इसी तरह से मोर के जो आंखें हैं, उसमें मतलब नेचुरल कॉपर रहता है, ताम्र और स्वर्ण रहता है, नेचुरल पिकॉक के आंख में रहता है। ऐसे पिकॉक मार के नहीं करना है, वो नेशनल बर्ड है, आपको जेल हो जाएगा, और या फिर सलमान खान की तरह आपको बार बार धमकी मिलेगा। पिकॉक को मारना नहीं है, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ जानकारी के लिए, मतलब आयुर्वेद ने कितना अच्छा विचार किया है। इसी तरह से पिकॉक का पूरा मांस अगर देखा जाए तो मधुर कषाय रसात्मक होता है, मधुर विपाकी होता है, और शीत वीर्यात्मक होता है। तो यह मयूर पिच्छा मच्छी का भी प्रयोग करते हैं, वो छर्दिक ने बताया है। तो गर्भिणी में भी हमारे पास जब प्रेग्नेंट लेडी आती है और उसको प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग नौशिया हो रहा है, तो मयूर पिच्छा मच्छी का प्रयोग अगर हम लोग करते हैं, मतलब उसको जला के राख का प्रयोग करते हैं, तो गर्भिणी छर्दी में भी इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसी तरह से ये आर्तव का ये करता है, मतलब स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, शुक्र बाहुल्यता बढ़ा देता है पुरुषों को अगर दिया जाए, फीमेल्स में भी शुक्र धरा कला को ताकतवर करता है। तो दोनों का अगर मयूर पिच्छा मच्छी भी दिया जाए दोनों को, इतना बढ़िया पिकॉक का जो फेदर्स होते हैं, मतलब पंख होते हैं, वो फायदा होता है। अगर आपको मिले तो, जिंदा पिकॉक को नहीं मारना है, वो भी प्राणी है, उसको भी हक है इस दुनिया में रहने का, अगर आपको मिल जाए तो उसका प्रयोग जरूर करें। इसी तरह से एंडोमेट्रोसिस होता है, एंडोमेट्रोसिस जब रहता है तो एंडोमेट्रोसिस क्या है या एडिनोमाइसिस क्या है। एंडोमेट्रोसिस अगर देखें तो एंडोमेट्रियम जो है वो अपना स्थान छोड़ के गर्भाशय के ऊपर या फेलोपियन ट्यूब के ऊपर उधर उधर जाके, और फिर वह मतलब इन्फ्लेमेशन करता है। तो एंडोमेट्रियो और एडिनोमाइसिस जो होता है अर्श की तरह अंकुर जैसा आता है। तो हमारे सर के फॉर्मूला बुक में आप देखिएगा, रक्तज अर्श का एक फॉर्मूला है, जिसमें हरितकी है, धनिया है, और दो चीज और है, रक्तज अर्श का फॉर्मूला, वह अगर दें तो एंडोमेट्रियोसिस में बहुत ही, क्योंकि रक्तज अर्श का फॉर्मूला में अनुलोमन करने वाला और रक्त को रोकने वाला और रक्त का प्रसादन करने वाले ऐसे 4-5 औषधियां हैं। रक्तज अर्श का फॉर्मूला वो आप देखिएगा हमारे सर के फॉर्मूला बुक में, वह देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, एंडोमेट्रियोसिस जब रहता है जिसमें हैवी मेंसेस आ रहे हैं,
इन्फ्लेमेशन है और वो एंडोमेट्रियम बाहर की तरह इन्फ्लेम्ड होके बाहर आ गया है, तो उसमें अपान का दृष्टि रहता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग रहता है, ब्लड कलेक्शन दिखता है लेप्रोस्कोपी में। उसी तरह से लोकलाइज रहता है, एंडोमेट्रियम का कुछ भाग लोकलाइज ऊपर आ जाता है, और पुराना रक्त जमा होता है, तो उसको निकालने के लिए ब्लीडिंग कंटिन्यू होती है। तो एक तरह से रक्तज अर्श जैसा ही वो होता है। अर्श मतलब गुद भाग में रक्तज अर्श, लेकिन यहाँ वो गर्भाशय का दृष्टि हुआ है वहां पे, इसलिए रक्तज अर्श का फॉर्मूला यहाँ पे दिया जाए, क्योंकि क्षेत्र वैसे ही एक जैसे ही है, तो वो बहुत ही अच्छा हील कर देता है एंडोमेट्रियोसिस को। और रक्तज अर्श के उसमें फॉर्मूला के साथ में अभयारिष्ट दिया जाए, तो वो रोज का रोज पेट साफ करेगा। और अभया मतलब हरित की, भय को भी दूर करती है, और अभया को बोला जाता है कि वो यस्य न माता तस्य माता हरित की, जिसकी माँ नहीं होती है उसकी माँ अभया हरित की होती है, माँ की तरह रक्षा करती है। और वह रसायन भी है, और वह अनुलोमन भी करती है। कषाय रसात्मक प्रधान है द्रव्य, पंच रसात्मक है, उसमें लवण रस छोड़ के सारे 5 रस है। तो इसलिए रक्तज अर्श के फॉर्मूला के साथ अभ्यारिष्ट अग्नि को भी बढ़ाता है। तो यह क्या करता है कि शोथ को भी कम करता है, एंडोमेट्रियोसिस का जो शोथ है उसको कम करता है, मृदुता लाता है, महीनता लाता है। तो इसी तरह से जो एडहेशंस रहते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है, उसमें भी जो गर्भाशय में एडहेशंस रहते हैं या फेलोपियन ट्यूब में एडहेशंस रहते हैं, उसमें भी रक्तज अर्श का फॉर्मूला जो है वो अगर अभ्यारिष्ट के साथ दिया जाए तो बहुत ही अच्छा फायदा हो जाता है। अभी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, नहीं तो मैं फिर बोलूंगा। कंचन मैडम आप कुछ बोलना चाह रही हैं? मैं तो कंटिन्यू बोलते रहूंगा, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि ये कितना ज्यादा बोल रहे हैं। कंचन मैडम है? अच्छा, आप अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन अभी आज नहीं ओपन किया। हाँ, कोई और बोलना चाहते हैं? कंचन मैडम है कि नहीं है? नहीं है। शशि मैडम आप कुछ बोलना चाहती हैं कि मैं ही बोलूं कंटिन्यू? कंचन मैडम आप सुन, कंचन मैडम नहीं है, शशि मैडम आप सुन रही हैं? नहीं तो मैं बोलूं कंटिन्यू? कुछ बोलिए आप लोग। शायद मेरी आवाज सुन के लोग सो गए। मैं लोरी नहीं सुना रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। कोई और बोलिए, अंजलि अंजलि मैडम या कोई और बोलिए, मेरी आवाज आ रही है क्या? सर आ रही है आवाज सर। आ आप रही है ना? बताइए। हाँ ठीक है। अभी कभी कभी हमारे पास उपप्लुता योनि व्यापक के पेशेंट आते हैं, उपप्लुता, तो उसमें वाइट डिस्चार्ज होता है, फॉल स्मेलिंग होता है ना, तो इचिंग भी रहता है, उसमें लिबिडो इंक्रीज हुआ रहता है। तो उसमें हमें वात और कफ दोष ये देखना चाहिए। अभी हमें जहां पे वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, श्वेत प्रदर ऐसे संप्राप्ति है, तो वहां पे हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि वहां पे लोकल हाइजीन मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं, वहां पे पांडु रोग है क्या, तो पांडु का हमें चिकित्सा पहले करना है। वहां पे योनि का धावन करना है, त्रिफला क्वाथ, गोमूत्र और तक्र, इसके साथ हमें योनि धावन करना है। आप लोग बस 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट, मैं 1 मिनट। हाँ सॉरी, मुझे 1 मिनट जाना पड़ा। फिर योनि धावन करना है ना जहां पे वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो कभी कभी अचरणा योनि व्यापक रहता है, वहां पे क्लीनिनेस नहीं रहता है, या फिर विप्लुता योनि व्यापक रहता है, सफेद योनि स्त्राव रहता है, अचरणा योनि व्यापक, विप्लुता योनि व्यापक या उपप्लुता योनि व्यापक, तो उसमें लोकल हाइजीन को मेंटेन रखना है, पंचवल्कल क्वाथ से योनि धावन करना है, इसी तरह से पिचु धारण करना है, वातनाशक तेल से स्नेहन स्वेदन करने के बाद नेग्रोध क्वाथ का पिचु धारण करना है, नेग्रोध तेल का पिचु धारण करना है। इसी तरह से लोद्र है, प्रियंगु है, मुलेठी का चूर्ण, मधु को पिंड बनाकर धारण करना है योनि भाग में, तो व्हाइट डिस्चार्ज ठीक होता है। इसी तरह से कषाय द्रव्यों का चूर्ण और मधु के साथ देना है, उससे भी यह व्हाइट डिस्चार्ज ठीक हो जाता है। इसी तरह से काशी सादी चूर्ण है, उसका प्रयोग करना है, पलाश त्वक, सर्ज, जामुन बीज का त्वक, धातकी पुष्प, लज्जालू, जो छुई मुई का चूर्ण होता है, मोचरस, इसको समभगवान में लेके वस्त्र में लगाकर योनि में धारण करना है, इससे व्हाइट डिस्चार्ज ठीक हो जाता है। योनि को धूपन करना है, वातनाशक तेल से योनि में स्नान करने के बाद, जो सरला नाम की वनस्पति होती है, सलेई की लकड़ी,
गुग्गुल और यव, इसमें घी में मिक्स करके और योनि को धूपन करना है। इससे उपप्लुता योनि व्यापत, अचरणा योनि व्यापत, विप्लुता योनि व्यापत, सफेद जो व्हाइट डिश है, श्वेत प्रदर है, वो सब ठीक हो जाता है। इंटरनली क्या करना है, रोहितक मूल का त्वक का कल को पानी के साथ देना है सुबह शाम। आमलकी का चूर्ण को मधु के साथ देना है, बहुत अच्छा फायदा होता है। और पठानी लोद्र रहता है, वो 1 तोला लेके कल्क लेके नेग्रोद और त्वक का क्वाथ के साथ देना है, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से धात्यादि तेल है, चरक चिकित्सा स्थान 30 में 28 नंबर का जो श्लोक है, उसमें 78 नंबर का श्लोक है, उसमें बताया धात्यादि तेल का पिचू धारण करना है, अभ्यंग करना है और अनुवासन बस्ती देना है। इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर इचिंग है और डिस्चार्ज नहीं है, लेकिन वहां पे योनि कंडू हो रहा है बहुत ज्यादा, तो वहां पे कर्कशता आती है, स्तब्धता आती है बात बढ़ने से। तो कुछ मृदुता कारण योग है कि क्या करना है कि वेश्वार बनाना है या खिचड़ी बनाना है, उसको बार बार योनि में रखना है घी डाल के। या कोष्ण खीर जो होता है, दूध और चावल से बनाया हुआ खीर है, उसमें घी डाल के वहां पे रखना है। तो इससे अगर इचिंग है वो ठीक हो जाता है। और नहीं तो वातज योनि व्यापत है, उसकी चिकित्सा करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। कभी कभी योनि भाग से दुर्गंध आता है बहुत ज्यादा, तो चरक चिकित्सा 30 चैप्टर में 124 नंबर का श्लोक है, उसमें बोला है कि तुवरक का क्वाथ लेना है, चाल मोगरा का क्वाथ से प्रक्षालन करना है, या तुवरक का कल को योनि में धारण करना है, तो योनि दुर्गंधहर योग है। इसी तरह से जो सुगंधी द्रव्य है उनके चूर्ण का धारण करना है। सुगंधी द्रव्य कौन से है, तो अनंता है, फिर चंदन है, जो भी सुगंधित द्रव्य हैं उनका प्रयोग अगर हम लोग करें तो उससे योनि में रखने से वह योनि का दुर्गंध को ठीक कर देता है। इसी तरह से अचरना योनि व्यापक है, उसमें शुद्धिकरण योग है, तो सौंफ है, जौ है, गेहूं है, सुरा का किट है, कुष्ठ है, प्रियंगु है, ये सब चरक चिकित्सा स्थान 30वां अध्याय में 106 नंबर का श्लोक में बताया है। बला है, मुषा करनी है, गंध विरोजा है, उसका कल्क को उत्कारिका बनाकर योनि में धारण करना है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। कभी कभी क्या होता है कि योनि में वात और कफ बढ़ने की वजह से परिप्लुता योनि व्यापत होता है। परिप्लुता योनि व्यापत में स्पर्शा सत्व रहता है, दाह बहुत ज्यादा रहता है, बर्निंग रहता है, और शोथ बहुत रहता है योनि भाग में, परिप्लुता योनि व्यापक। तो उसमें वात और पित्त को देखते हुए हमें क्या करना है, बृहद शतावरी घृत को चाटने के लिए देना है। शतावरी घृत जो है वह पूरी तरह से परिप्लुत योनि व्यापक में अच्छा काम करता है। इसी तरह से वहां पे परिप्लुता योनि व्यापक की जो चरक संहिता में चिकित्सा बताई वो प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह से सर्वाइकल इरोजन है और श्वेत प्रदर है, इरोजन भी है और श्वेत प्रदर है, तो आमलकी लेना है, पका हुआ केला लेना है और घृत, इसको मिक्स करके खाने के लिए देना है। या फिर क्या करना है, आमलकी का चूर्ण देना है, क्योंकि आंवला जो होता है, आंवला का चूर्ण जो होता है वो अंबु शोषण का कार्य करता है, क्षेत्र में जो क्लेद है और कफ है उसको सुखा देता है, इसलिए आंवला का चूर्ण देना है। केला जो है वह गर्भाशय तक लेके जाता है वो मेडिसिन को, इसलिए केला का पका हुआ केले के साथ आंवला और घी और पका हुआ केला देना है। घृत जो है वो संस्कारानुवर्ती रहता है, वो इरोजन को ठीक कर देता है। और प्रदर जो है, इरोजन की वजह से अगर प्रदर हो रहा है, श्वेत प्रदर हो रहा है, उसको ठीक करता है। इसलिए कभी भी श्वेत प्रदर के साथ सर्वाइकल इरोजन है तो आंवला, पका हुआ केला और घृत का सेवन कराने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पित्तज पांडु है, तो उसमें रस की दृष्टि है, रक्त की दृष्टि है, रज की दृष्टि है, उसको देना है। तो रज जो योनि से बाहर आता है, तो उसका अवयव कौन सा है, तो गर्भाशय है, तो गर्भाशय मुख पे उसका इफेक्ट होता है, इसलिए वहां पे रस का पाचन होना अच्छा जरूरी है, तो रस पाचक देना है। फिर रक्त पाचक योग जो है वो देना है। और तो इससे क्या होगा, पित्त का शमन होगा और योनि धावन करना है। तो पित्तज पांडु की चिकित्सा करने से परिप्लुता योनि व्यापक ठीक हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को योनि शूल बहुत ज्यादा होता है, इनफर्टिलिटी होता है, वातला योनि व्यापक होता है और उदावरता योनि व्यापक, वेगों को धारण करने से वहां पे इनफर्टिलिटी होती है, उदावरता योनि व्यापक। तो उसमें योनि शूल रहता है, स्तब्धता रहती है, कर्कशता रहता है, चींटी चलने की तरह पीड़ा होती है, काटने की तरह पीड़ा होती है, मतलब टिंगलिंग ऐसे सेंसेशन होता है, सुई चुभ होने की तरह होता है, तोद होता है, थकावट होती है। यहाँ पे वायु बढ़ा हुआ है, तो स्नेहन स्वेदन और बस्ती देना है, योनि पीछू रखना है। इसी तरह से स्नेह पान में बला तेल 1-1 चम्मच सुबह शाम देना है। काश्मर्यादि मतलब गंभारी का जो सिद्ध किया हुआ घृत है वो देना है। ये चरक चिकित्सा स्थान बातला योनि व्यापक में चिकित्सा बताई, उसका प्रयोग करना है। इसी तरह से राशना, गोक्षोर, वासापत्र, इसका शीरपाक बना के देना है। इसी तरह से बचादी योग का प्रयोग करना है, पिचू धारण करना है, गुड़ुच्यादि तेल, संधवादी तेल का उत्तर बस्ती देना है। गर्भाशय का, और कभी कभी क्या होता है, गर्भाशय का स्त्रंस हुआ है,
भ्रंश हुआ है, प्रोलैप्स हुआ है, तो उसमें बहुबीज तेल, चांगेरी घृत का या मूषक सिद्ध तेल का पिचू रखना है, इससे वो वंध्यत्व ठीक हो जाता है। क्या एनाटॉमिकली डिफेक्ट है उस हिसाब से हमें चिकित्सा को डिजाइन करना चाहिए। कभी कभी स्मॉल यूट्रस रहता है, इन्फेंटाइल जो यूट्रस रहता है, या शॉर्ट वजाइना रहता है, ये और नॉर्मल ओवरीज नॉर्मल रहेंगे, लेकिन शॉर्ट यूट्रस या स्मॉल वजाइना ऐसे रहता है। तो उसमें क्या करना है कि सूचीमुखी योनि व्यापक या वंध्या योनि व्यापक का जो चिकित्सा है, क्योंकि वहां पे वायु का दुष्टि रहता है, रज का दुष्टि रहता है, तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें जो वंध्या योनि व्यापक की चिकित्सा या शुचिमुखी योनि व्यापक चिकित्सा जो है, उसमें मुस्तादी यापन बस्ती वो कराएं। मॉडर्न डॉक्टर तो क्या करते हैं, आईवीएफ कर देते हैं, वहां पे पहले तो वो सर्जरी करते हैं, करेक्शन करते हैं पूरा, सूचीमुखी योनि व्यापक है। लेकिन अगर स्मॉल यूट्रस है तो वो यूट्रस ही इतना स्मॉल है, उसको बढ़ाना है, तो मुस्तादी यापन बस्ती दें तो वो नॉर्मल शेप में आएगा। पुष्प धनवा रस दें, वेश्वार का पिचू धारण करें, और राज्यक्षमा में चिकित्सा में जो शीर षटपल घृत है वो अगर दें तो वो बृहण कर देता है, तो स्मॉल यूट्रस नॉर्मल शेप में आ जाता है, उसको 9 महीना लगता है, पूरा ठीक हो जाता है। इसी तरह से वहां पे शीर षटपल घृत का जितना अगर पॉसिबल है पिचू धारण करें या उत्तर बस्ती दें, तो सूक्ष्म स्त्रोतोगामी रहता है शीर षटपल घृत, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से षटगुर बलिचारित पारद जो रहता है, उससे बना हुआ जो मकर ध्वज है, सिद्ध मकर ध्वज और रस सिंदूर, उसको अगर इंटरनली दिया जाए तो सिद्ध मकर ध्वज जो है वो अगर हम खाने के पहले देते हैं तो स्मॉल यूट्रस में बहुत अच्छा, फल घृत के साथ या काश्मीरी आदि घृत के साथ तो स्मॉल यूट्रस को वो नॉर्मल शेप में ला देगा। इतना अच्छा हमारा षट गुण बलिजारित पारद से बनाया हुआ जो सिद्ध स्वर्ण मकर ध्वज है, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। या फिर हमें क्या करना है कि रोहित नाम की मछली होती है, उसका मांस और मेद को गुद में प्रवेशित कराना है, गुदा भाग में प्रवेशित, जैसे बस्ती देते हैं वैसा डालना है। तो गर्भाशय को हमें ऐसा बोला है शंख नाभाकृति, तो वहां पे हम देते हैं तो वो एब्जॉर्ब होके गर्भाशय को बढ़ा देते हैं। इसी तरह से स्फटिक का पिष्टि देना है, दूध में पेशेंट को बिठाना है रोज, दूध आप 50 लीटर लीजिए और पेशेंट को बिठाइए, अवगाहन दीजिए। या फिर अन्न का लेप करें, खीर बनाए और वो पूरा जो एरिया है, पूरा नीचे का भाग है, वहां पे खीर को लपेट के रख दें। तो लेपन लगाने से क्या होता है, नाभि से जानु तक, मतलब जो हमारा नी जॉइंट है, वहां से नाभि तक पूरा लेप लगा दें पेशेंट को लिटा के। इससे जो स्मॉल यूट्रस है उसका बृहण होगा और वो यूट्रस बढ़ जाएगा, ऐसा अनुभव में आए। और 5 प्रकार के जो धान होते हैं, मतलब जो ये धान्य होते हैं ना 5 प्रकार के, जैसे गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, और भी जो हम लोग लेते हैं मक्का हो गया, ऐसे 5 धान्य जो होते हैं उसको पीस कर दूध के साथ अगर हम लेप लगाएं तो, और दूध में पेशेंट को बिठाएं, अवगाहन कराएं आधा घंटा 45 मिनट, उसमें भी इनफर्टाइल यूट्रस है या स्मॉल यूट्रस है वो वृद्ध हो जाता है, बढ़ जाता है। एलोपैथी में इसका इलाज नहीं, लेकिन आयुर्वेद में है। इसी तरह से आमाशय और पक्वाशय में पचन समय में हमें ये देखना है कि वात और पित्त का अधिक है, तो गर्भाशय का पोषण हैम्पर हो रहा है, तो इसको हमें ठीक करने के लिए क्या करना है कि 3 साल तक कंटिन्यू ट्रीटमेंट देना पड़ता है। ये सारी जो बृहन करने की दवाइयां हैं, ये सब 3 साल, 3.5 साल, तो 100% पेशेंट ठीक हो जाती है, ऐसा अनुभव में आया है। अभी आप लोग कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, किसी को कुछ बोलना है। ये जो मैं, आई डोंट हैव सर बुक, अच्छा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये कुछ नोट्स है हमारे सर के, आप लोग को दिख रहा है क्या, कुछ नोट्स है, इसका पीडीएफ अगर चाहिए आप लोग के पास नहीं होगा, यहाँ दिख नहीं रहा आपको, शायद मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, ये आप लोग को दिख रहा है पीडीएफ, ये मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा। ये बहुत ही अच्छी किताब है जो हमारे सर की है, ये आप लोग के पास नहीं है, हम लोग को सर ने पहले दिया था जब मैं जाता था। ये मैं आप लोग को शेयर करूंगा, या मैं इसका जेरोक्स निकाल के आपको दूंगा। इनका प्रयोग आप लोग प्रैक्टिस में करेंगे ना तो आपका प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा आएगा, रिजल्ट है। पीडीएफ पीडीएफ ही डाल दो सर, वो किताब तो मत देना पड़ेगी। सर ये बहुत ही बड़ा नोट्स है, बहुत ज्यादा है, कम से कम 400 पेज का है नोट्स, मैं आप लोग को गिफ्ट दे दूंगा। जैसे मैं विरेचन बट्टी दे रहा हूँ ना, वैसे इसका जेरोक्स निकाल के आपको गिफ्ट दे दूंगा। क्या है, उसमें तो बहुत विद्या विद्या तो बंटना चाहिए ना सर, सब जगह जाना चाहिए, मैं ये दूंगा। अब हम ना कल करेंगे अभी, क्योंकि मैं 50 मिनट बोल के थक गया हूँ। ठीक है, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं सर? महेंद्र सर, आज का लेक्चर कुछ काम आया क्या सुन के? सर पूरा आपने टोटली चैप्टर कंप्लीट कर दिया, पेशेंट के देखने से लगा के जितनी भी दिक्कतें वो सारी आपने क्लियर कर ली इसमें पूरी शॉर्ट में, पूरा ही बता दिया। जो 3 दिन में पहले हुआ था वो 3 दिन में पूरा ही शॉर्ट में आ गया उसका पूरा ही।
क्यों लेकिन नहीं अभी रुक? मैंने 1% ही बताया सर, अभी ये बहुत ज्यादा है। पूरा गायनेकोलॉजी है ये, नोट्स में पूरा गायनेकोलॉजी है। ये हर तरह की बीमारी में आयुर्वेद की क्या चिकित्सा देना चाहिए, ये ऐसे नोट्स है, मैं आप लोग को दूंगा। ये मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ जूम का वो है। मैं आप लोग को इसका जेरोक्स करके दे दूंगा, मैं और दूंगा आप लोग को, आप चिंता मत करिए। बाकी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जो लोग आयुर्वेद गायनेकोलॉजी में प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसके लिए तो ये जो किताब है हमारे सर का, किताब नहीं है, नोट्स है, ये आप लोगों को बहुत काम आने वाला है। ठीक है। और हमें ना फीमेल इनफर्टिलिटी का डायग्नोसिस करना है, तो हमें हमेशा ओवुलेशन का टेस्टिंग करना चाहिए। प्रोलैक्टिन लेवल कैसा है वो देखना चाहिए। हिस्टेरोसल्फेंजियोग्राफी करके ट्यूबल ब्लॉक है क्या वो देखना चाहिए। ओवेरियन रिलीज टेस्टिंग करके एक टेस्ट होता है, ओवरीज कैसे रिलीज हो रहे हैं वो देखना है, ओवा कैसे रिलीज हो रहा है वो देखना है। अदर हॉर्मोन्स जैसे एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, थायराइड का हार्मोन का टेस्ट T3 T4 TSH वो देखना चाहिए। इस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन और एएमएच एंटी मुलेरियन हार्मोन, और टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर पीसीओडी जैसे कंडीशन है, टेस्टोस्टेरोन लेवल देखना चाहिए। इमेजिंग टेस्ट करना चाहिए। हिस्टेरोस्कोपी मतलब यूट्रस को अलग अलग डायरेक्शन से देखना, हिस्टेरोस्कोपी वो करना चाहिए। कभी कभी जरूरत पड़ती है तो लेप्रोस्कोपी करके हमें देखना पड़ता है। और जेनेटिक टेस्टिंग करना चाहिए, कभी कभी जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से भी इनफर्टिलिटी रहती है, तो डीएनए का पूरा चेक करना चाहिए, जेनेटिक टेस्टिंग, उससे भी हमें इनफर्टिलिटी का डायग्नोसिस होने में फायदा होता है। अब ये जो ओवुलेशन टेस्टिंग है, प्रोलैक्टिन, हिस्टेरोसल्फेंजियोग्राफी, ओवेरियन रिलीजिंग टेस्टिंग, अदर हार्मोन टेस्टिंग, इमेजिंग टेस्ट, हिस्टेरोस्कोपी, इसका को रिलेट करके आयुर्वेद में क्या बताया है, किस तरह से क्या बताया। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे प्रोलैक्टिन के लिए बताया है, स्तन्य व स्त्रोतस में स्तन्य वह द्वे त्योरमूलम स्तन्यो द्वे वृष्णोश्च ऐसा बोला है। तो प्रोलैक्टिन अगर बढ़ गया, प्रोलैक्टिनेमिया अगर हुआ, तो पूरा शुक्र जो है वो स्तन्यों में जाएगा, और फिर आर्तव पे उसका इफेक्ट होगा और इनफर्टिलिटी होगा, है ना, प्रोलैक्टिन ज्यादा बढ़ने से। तो उसमें हमें किस तरह से सोचना है, ये सारी चीजें हरित संहिता में इसके बारे में बोला है। तो ओवेरियन साइकिल रुक जाता है या स्लो हो जाता है, अपान काल की दृष्टि होती है अपान स्थान में, इन सब से कोरिलेट करके मैं आयुर्वेद में और डीप में कल पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। और फिर मैं चिकित्सा भी बताऊंगा, तो आप लोगों को और इंटरेस्ट आएगा कि आयुर्वेद कितना डीप में जाके सोचता है। ठीक है। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, हम लोग अब 9 बजे मिलेंगे। आप लोग को कुछ बोलना है तो बोलिए, और सोचना, अभी मैं जो भी बता रहा हूँ ना, ये एक बार और नोट्स भी मिल जाएंगे आप लोग के हाथ में, तो वो पढ़ के आप लोग को जब पेशेंट देखने के बाद जब डाउट आता है तब हम डिस्कस करते हैं तो और मजा आता है। और ये जो विद्या जो है हमारे पास, ये किताबों में रहेगी, नोट्स में रहेगी तो कुछ फायदा नहीं है, आप तक वो पहुंचना चाहिए। मतलब आप लोग पहुंचेगा तो आप लोग सीखेंगे कि आयुर्वेद में कितना अभ्यास किया गया है, हमारे जो सर लोगों ने कितना डीप में स्टडी किया है, इसलिए वो आज जमदग्नि कर रहे हैं। तो आप लोग तक ये मैं पहुंचाना चाहता हूँ। मेरे पास सभी का एड्रेस तो मिल ही रहा है, मैं सबको ये भेजने वाला हूँ। ठीक है। तो मैं अभी सेशन बंद कर देता हूँ, आप लोग 9 बजे मिलिए। प्रणाम सभी लोग को, मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू। प्रणाम सर।